हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं हरकिरत सिंह। चलिए, आज की क्लास में हम लेकर के आए हैं स्थानीय स्वशासन। ठीक है दोस्तों, आज हम देखेंगे स्थानीय स्वशासन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। स्थानीय स्वशासन। तो देखिए, स्थानीय स्वशासन की अगर हम बात करते हैं तो स्थानीय स्वशासन के बारे में सबसे पहले 1882 के अंदर लॉर्ड रिपन ध्यान रखिएगा दोस्तों, लॉर्ड रिपन ध्यान रखना अपने को। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय संस्थाओं के बारे में एक प्रस्ताव रखा था। स्थानीय संस्थाओं के विकास के लिए एक प्रस्ताव रखा था। कब? 1882 के अंदर। तो इन्होंने स्थानीय संस्थाओं के बारे में कुछ करना चाहा, तो इसीलिए इनको स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड रिपन को क्या कहते हैं? स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। और इनके द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया था उस प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मेग्ना कार्टा कहते हैं। मेग्ना कार्टा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड रिपन को कहते हैं, क्योंकि 1882 के अंदर इन्होंने स्थानीय संस्थाओं के बारे में उनके विकास के लिए प्रस्ताव रखा था और इस प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मेग्ना कार्टा कहते हैं। क्लियर दोस्तों? उसके बाद हम बात करते हैं कि स्थानीय स्वशासन जो है ये दो प्रकार का होता है। एक ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन जिसे कहते हैं पंचायतें। ध्यान रखिएगा, पंचायतें शब्द जो है ये लिखा हुआ है संविधान के अंदर, ध्यान रखिएगा। और दूसरा होता है नगरीय स्थानीय स्वशासन। नगरीय स्थानीय स्वशासन। तो नगरीय स्थानीय स्वशासन जो होता है इसे कहते हैं नगर पालिकाएं। नगर पालिकाएं, ध्यान रखिएगा, नगर पालिकाएं। क्लियर दोस्तों? तो ये है हमारे पास में दो प्रकार का, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और नगरीय स्थानीय स्वशासन। तो लॉर्ड रिपन को तो कहा गया स्थानीय स्वशासन का जनक। उसके बाद में जैसे ही भारत आज़ाद होता है, तो भारत आज़ाद होता है उस समय गांधी जी जो एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि भारत की जो आत्मा है वो गांवों में निवास करती है। गांधी के कथन है, क्या कहते हैं वो, कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है। इसका मतलब हमें गांवों का विकास करना होगा। अगर गांवों का विकास हो जाएगा तो पूरे देश का विकास अपने आप हो जाएगा। तो उसके लिए ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पंचायतों की बात करते हैं। तो पंचायतों के गठन के लिए अनुच्छेद 40 के अंदर, पंचायती राज संस्थाओं के गठन के लिए गठन का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों को सौंपा गया है। यानी सबसे पहले अपने को यहीं से ये बात ध्यान रखनी है कि पंचायती राज विषय है, ये विषय किसका है? तो ये राज्य सूची का विषय है। ये किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। यानी इस पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? राज्य सरकार का अधिकार है इस पर। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है। इसका मतलब गांवों का विकास करना होगा। तो उसके लिए जो लोकतंत्र है उसको कहां तक पहुंचाना होगा? गांवों तक पहुंचाना होगा। तो पूरे देश के अंदर लोकतंत्र की भावना पैदा करनी होगी, देश की भावना उसमें पैदा करनी होगी। तो वह कैसे होगा? अगर सभी का योगदान उस लोकतंत्र में रहेगा तभी सभी के अंदर वो भावना आ सकती है। तो ये भावना लाने के लिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा, के.एम. मुंशी कमेटी की सिफारिश पर सबसे पहले 2 अक्टूबर 1952 को एक कार्यक्रम शुरू किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा। ये कार्यक्रम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। और उसके बाद में 1953 के अंदर शुरू किया गया राष्ट्रीय सविस्तार
कार्यक्रम, ध्यान रखिएगा कार्यक्रम, ये 2 कार्यक्रम शुरू किए जाते हैं समय समय पर। अब ये दोनों कार्यक्रम जो शुरू किए गए हैं, ये राष्ट्रीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम, पूरे समुदाय का विकास प्लस राष्ट्रीय सह विस्तार, ठीक है, राष्ट्र का विस्तार करने के लिए कार्यक्रम शुरू किए गए, लेकिन ये उतने सफल नहीं हुए। तो इसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाएगी, एक समिति बनाएगी, जो बनाई गई थी जनवरी 1957 के अंदर। जनवरी 1957 में एक समिति बनाएगी बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में। बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। वो समिति कौन सी थी? बलवंत राय मेहता समिति। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बलवंत सिंह मेहता अलग हैं। बलवंत सिंह मेहता जो है वो राजस्थान से संविधान सभा में जाने वाले सदस्य हैं। हालांकि ये भी बलवंत राय मेहता भी संविधान सभा के सदस्य रह चुके हैं, लेकिन ये कहाँ से? गुजरात से रहे हैं, जो बाद में गुजरात के मुख्यमंत्री भी बने थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बलवंत राय मेहता जो हैं ये राजस्थान से संबंधित नहीं है, ये किससे संबंधित है? गुजरात से संबंधित है। तो देखिए, बलवंत राय मेहता की समिति का गठन किया गया और इनसे कहा गया है कि जो ये कार्यक्रम चलाए गए इनका आप मूल्यांकन कीजिए, इनकी जांच कीजिए। तो जब इन्होंने जांच में देखा कि ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम सिर्फ ऊपर सरकारी दफ्तरों तक ही रह चुके हैं, आगे गांवों तक पहुंचे ही नहीं है, लोगों तक ये पहुंचे ही नहीं है कार्यक्रम। तो अब लोग ही इनके बीच में नहीं है, लोग अगर सहायता नहीं करेंगे तो फिर ये कार्यक्रम कैसे चलेंगे? ठीक है, तो इसके लिए अब बलवंत राय मेहता से राय ली गई कि क्या किया जाए। तो बलवंत राय मेहता ने कहा कि जो लोकतंत्र दिल्ली के अंदर है, जो लोकतंत्र दिल्ली में सिमटा हुआ है, उसे पूरे देश में क्या करना होगा? फैलाना होगा, यानी कि लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण करना होगा। लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण करना होगा, तो लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण करना होगा। तो ध्यान रखिएगा, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जो शब्द दिया गया है, वो शब्द दिया गया है बलवंत राय मेहता के द्वारा। इसीलिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जन किसे कहते हैं? तो बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। इस बात को नोट कीजिएगा दोस्तों। चलिए उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो कहा गया कि आप, ठीक है, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण किया जाएगा, लेकिन किस प्रकार से किया जाए लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण? तो इन्होंने एक रिपोर्ट पेश की थी नवंबर 1957 में। नवंबर 1957 में इन्होंने एक रिपोर्ट पेश की और इस रिपोर्ट के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस रिपोर्ट के अंदर इन्होंने पंचायती राज के बारे में बताया। पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे की बात कही इन्होंने। पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे की बात कही। इन्होंने कहा कि पंचायती राज जो है वो 3 स्तर में होगा। पहले ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगी, खंड स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर क्या होगी? हमारे पास में पंचायत समिति होगी, और जिला स्तर पर जिला परिषद होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने सिफारिश की इसकी किस प्रकार से होना चाहिए। तो बलवंत राय मेहता की अनुशंसा पर, बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान पहला राज्य है जिसने बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे को अपनाया। ध्यान रखिएगा, त्रिस्तरीय ढांचे को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। तो राजस्थान है। अब राजस्थान में पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे को अपनाया जा रहा है। तो नागौर के बगदरी गांव में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्घाटन कर क्या किया गया? इसका उद्घाटन किया गया। पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय ढांचे का उद्घाटन किया गया और अपनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया? राजस्थान बन जाता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और इसी बीच आप रखिएगा, पंचायती राज का जनक, पंचायती राज व्यवस्था का जनक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 3 हमारे पास शब्द आएंगे अलग अलग। ध्यान रखिएगा कि स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? लॉर्ड रिपन है। और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक कौन है? बलवंत राय मेहता। और पंचायती राज व्यवस्था के जनक कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर दोस्तों? उसके बाद देखिए 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश जो है वो इसे अपनाने वाला, आंध्र प्रदेश जो है पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे को अपनाने वाला दूसरा राज्य बन जाता है। क्लियर दोस्तों? यहाँ पे देखिएगा दूसरा राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। और पहला राज्य कौन है? राजस्थान है। उसके बाद में आगे चलते हैं। इसके बाद में समय बदला और जनता पार्टी की सरकार बनी। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में
वो प्रधानमंत्री होते हैं तो एक जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो उन्होंने 1988 के अंदर 1977 के अंदर उन्होंने एक समिति का गठन किया, अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति का गठन किया, अशोक मेहता समिति का गठन किया। किसने? जनता पार्टी सरकार ने किया था ये गठन। और अब अशोक मेहता समिति ने क्या किया, इसने द्विस्तरीय व्यवस्था की बात कही। उन्होंने कहा कि 2 स्तर होने चाहिए, पंचायती राज के 3 स्तर नहीं 2 स्तर होने चाहिए, लेकिन इनकी अनुशंसा को माना नहीं गया। ठीक है, उसके बाद में आती है 1988 के अंदर, 1988 के अंदर आती है हमारे पास में, 1908 के अंदर आ जाती है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। इसका गठन जो है ये राजीव गांधी के द्वारा किया गया था। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा इसका गठन किया गया था, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का। तो इन्होंने क्या किया था, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने इसकी मतलब देखा, इसको पंचायती राज को दोबारा से देखा कि क्या ये सही तरीके से काम कर रहा है। तो इन्होंने पाया कि सबसे पहले इसे क्या करना पड़ेगा, संवैधानिक प्रावधान देने होंगे, इसे संविधान के अंदर जोड़ना होगा पंचायती राज व्यवस्था को। ठीक है दोस्तों, कि पंचायती राज व्यवस्था को अगर संविधान में जोड़ेंगे तो ही सभी राज्य इसको मानेंगे, और तब जाकर के वास्तव में बलवंतराव मेहता का सपना पूरा हो सकता है, लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने कहा कि इनका चुनाव होना चाहिए, चुनाव जो है वो लगातार होने चाहिए, चुनाव जो मतलब इसके लिए एक अलग से चुनाव आयोग बनाना चाहिए। ठीक है, और इनको वित्तीय सहायता देने के लिए वित्त आयोग बनाना चाहिए, इनको वित्तीय सहायता दे करके इनको समक्ष बनाना चाहिए। ठीक है, तो वित्तीय सहायता की यहाँ पे बात की गई कि वित्तीय सहायता का, वित्त का प्रावधान किया जाना चाहिए। तो ये 2-3 बातें जब इन्होंने रखी, तो इसको देखते हुए राजीव गांधी ने क्या किया कि लोकसभा के अंदर, राजीव गांधी लोकसभा के अंदर, लोकसभा में 64वां और 65वां संविधान संशोधन लाते हैं, 64वां और 65वां संविधान संशोधन लेकर के आते हैं कि इसके लिए 64वां और 65वां संविधान संशोधन करना होता है। परंतु किसी कारणवश राजीव गांधी की सरकार जो है वो गिर जाती है। तो ये जो संविधान संशोधन इन्होंने लाने थे वो 1889 के अंदर लेकर के आए थे, 1889 के अंदर ये संशोधन लेकर के आए थे। तो लोकसभा के सामने विचाराधीन थे अभी, लेकिन लोकसभा को भंग कर दिया जाता है। यहाँ पर क्या किया जाता है, लोकसभा को क्या कर दिया जाता है, भंग कर दिया जाता है। तो लोकसभा भंग होने के कारण ये जो संशोधन यहाँ आए थे लोकसभा के अंदर वो वहीं रुक जाते हैं, वहीं समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में क्या होता है कि 1991 के अंदर राजीव गांधी की मृत्यु हो जाती है। फिर दोबारा से पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार जो है वो अपना प्रधानमंत्री बनाती है, किसको, पीवी नरसिम्हा राव को। ठीक है, तो कांग्रेस सरकार आती है दोबारा से कब, 1992 के अंदर आती है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो किनके नेतृत्व में, पीवी नरसिम्हा राव जो है इस समय क्या कौन होते हैं, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो नरसिम्हा राव जो है एक समिति का गठन करते हैं 1991 के अंदर, 1991 में समिति का गठन करते हैं। समिति का नाम होता है नाथूराम मिर्धा समिति, नाथूराम मिर्धा समिति जो होता है उनका नाम होता है, समिति का नाम है। तो इनकी सिफारिश पर 73वां व 74वां संविधान संशोधन ये समिति क्या करती है, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की रिपोर्ट को पढ़ती है और क्या करती है, इसके लिए 73वां और 74वें संविधान संशोधन की सिफारिश करती है। ठीक है, क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव जो है वो भी राजीव गांधी के लक्ष्य कदम पर चल रहे होते हैं, उनका लक्ष्य पूरा करना होता है इनको कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिलाना होता है। तो इसके लिए इन्होंने समिति का गठन किया और इस समिति की सिफारिश पर 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया जाता है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992, नाम इसका 1992 है, परंतु ये लागू 1993 के अंदर जाकर के होते हैं कि 73वां संविधान संशोधन है ये पंचायतों से संबंधित है और 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है। ठीक है, हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट रखना है, 73वां संविधान संशोधन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो ध्यान रखिएगा 73वां संविधान संशोधन 6 दिसंबर 1992
92 को लोकसभा में, कहाँ, लोकसभा में पारित होता है, लोकसभा में से क्या हो जाता है, पारित हो जाता है। और ये उसके बाद में 23 दिसंबर 1992 को कहा जाता है, ये राज्यसभा के अंदर जाता है, राज्यसभा में। और उसके बाद हम देखते हैं 23 दिसंबर के बाद में 20 अप्रैल 1993 को यहाँ पर 17 राज्यों की विधानमंडल की सहमति यहाँ में मिल जाती है। और उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पे क्या कर दिए थे, हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं। और पंचायती राज को 24 अप्रैल 1993 को लागू कर दिया जाता है। 24 अप्रैल 1993 को क्या कर दिया जाता है, पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया जाता है, उसे संवैधानिक दर्जा दे दिया जाता है। और 24 अप्रैल को ही पंचायती दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, हर 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाया जाता है, पंचायत दिवस मनाया जाता है। कब, 24 अप्रैल को। क्लियर दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने क्या किया है, पहले संवैधानिक ढांचा उन्होंने, मतलब सबसे पहले उन्होंने त्रिस्तरीय व्यवस्था बताई, और त्रिस्तरीय व्यवस्था को अपनाने वाला पहला राज्य राजस्थान है, अपना लिया। लेकिन अभी तक इसको संवैधानिक मान्यता नहीं मिली है। संवैधानिक मान्यता ना मिलने के कारण जो यहाँ पर चुनाव होते थे वो समय पर नहीं होते थे। उसके अलावा जो चुनकर के ग्राम सभा में चुनकर के जाते थे, ग्राम सभा थी, जो पंचायत समितियां थी, उनका जो उन्हें समय से पहले ही भंग कर दिया जाता था। फिर उनके पास में वित्तीय सहायता नहीं थी, ठीक है, काम करने के लिए कुछ भी। तो इस प्रकार की बातें थी, जिस कारण से इन्हें क्या करना पड़ा, संवैधानिक मान्यता देनी पड़ी। ठीक है, तो संवैधानिक मान्यता देने के बाद में तो अब हम देखेंगे इसके बारे में कि अब इसका प्रावधान कहाँ किया गया। तो देखिए दोस्तों, 73वां और 74वां संविधान संशोधन को हम मोटे तौर पर देख लेते हैं। 73वां और 74वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन जो है 1992 कहलाएगा, और ये भी क्या कहलाएगा, 1992 के अंदर ही रखे गए थे दोनों सामने। जबकि ये जो पारित होते हैं, पारित या इनको हम कह देते हैं लागू होते हैं, तो ये होता है 24 अप्रैल 1993 को, और ये होता है 1 जून 1993 को, 1 जून 1993 को लागू होता है। ठीक है दोस्तों, ये लागू होता है, पारित हो जाते हैं इस दिन। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें इसका नाम क्या रखा गया है, तो नाम है इसकी पंचायतें, पंचायतें। और इसमें किसको जोड़ा गया है, नगर पालिका को, नगर पालिकाएं, नगर पालिकाएं जोड़ी गई हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम बात करते हैं कि इनको संवैधानिक मान्यता देकर के रखा कहाँ पे गया। ठीक है, कहाँ रखा गया इसको, तो देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं पहले भाग की। तो भाग आएगा हमारे उसमें भाग 9, और ये का रखा गया 9 कै के अंदर। और फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद हमारे पास में आ जाते हैं, अनुच्छेद देखें तो अनुच्छेद आ जाता है 243, और 243 ए से लेकर के 243 ओ तक। ठीक है दोस्तों, 243 ओ तक इसके बारे में लिखा गया है। किसके बारे में, पंचायतों के बारे में लिखा गया है। उसके बाद हम 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक जो है लिखा गया है, वो किसके बारे में, नगर पालिका के बारे में लिखा गया है। क्लियर दोस्तों, इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, ये ABCD काउंटिंग चल रही है। 243 जो पहले अनुच्छेद है वो पहले राज्यों से संबंधित था, जब हमारे पास में कैक है, गैस श्रेणियां थी ना अलग अलग। जब 7वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने देखा था कि राजस्थान जो है वो ख श्रेणी का राज्य होता है ना, तो वो जो श्रेणियां है वो हटा दी गई थी। जब श्रेणी हटा दी गई 7वें संविधान संशोधन के द्वारा, तब से वो अनुच्छेद जो है वो निरस्त है। 243 अनुच्छेद क्या था, निरस्त था। और फिर उसके बाद में अब खाली था, खाली जगह थी, तो वहां पे उसको किसको रख दिया गया, ला करके पंचायतों को ला करके रख दिया गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, ये अनुच्छेद कई बार हिंदी में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए ध्यान रखिएगा दोस्तों, हिंदी में इसका नाम जो रहेगा वो क्या आंसर रहेगा, कै से लेकर के 243 कै से लेकर के अणय तक। और यहाँ पर आएगा हमारे पास में तय से लेकर के, तैत है, तय से लेकर के, और ये आएगा यह 6 तक, यह 6 तक। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार रखिएगा, तय से लेकर, पी का मतलब तय से लेकर, और जेड जी का मतलब यह 6 तक। ठीक है, ये हो गए।
अब हम बात करते हैं कि अनुसूची, कौन सी अनुसूची इसमें ऐड की गई है। तो देखिए दोस्तों, अनुसूची की हम बात करते हैं तो 11वीं अनुसूची यहाँ पर जोड़ी गई है और यहाँ इसके लिए 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि ये कितने अनुच्छेदों में लिखा गया है। तो ये 16 अनुच्छेदों में, कितने अनुच्छेदों में, 16 अनुच्छेदों के अंदर है, अनुच्छेदों में है। और ये 18 अनुच्छेदों के अंदर, 18 अनुच्छेदों के अंदर है, ठीक है। 15 अनुच्छेद तो ए से लेकर ओ तक है, लेकिन इसमें 243 अनुच्छेद भी इसी में काउंट होता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए 16 अनुच्छेद बनते हैं और 15 इसमें आ चुके हैं, ओ तक 15 हो चुके हैं। तो पी से लेकर जेड तक जो आती है हमारे पास में संख्या, ये बच जाते हैं हमारे पास में 11, है ना। 11 अंक बच जाएंगे ना, 11 अंक वो बच जाएंगे। फिर उसके बाद में जेड ए, जेड बी, जेड सी, इस प्रकार से जी का नंबर होता है 7। तो 11 और 7 हो जाते हैं हमारे पास में 18। तो ये 18 अनुच्छेद आ जाएंगे। उसके बाद इनको कार्य करने के लिए विषय कितने दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। विषय दिए गए हैं इनको कि ये किन किन विषयों पर कार्य करेंगे। तो इसको 29 विषय दिए गए हैं और इनको 18 विषय दिए गए हैं, ठीक है दोस्तों। इसे 29 विषय और इसे 18 विषय दिए गए हैं काम करने के लिए, क्लियर। तो इस प्रकार से 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अंदर ये प्रावधान है। अब चलिए हम आगे देखते हैं कि त्रिस्तरीय ढांचा कैसा है। तो देखिए जरा, त्रिस्तरीय ढांचा जो है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, ठीक है। इसमें देखिए सबसे पहले, सबसे ऊपर हम देखें उच्च स्तर पर क्या होगा, जिला स्तर, ठीक है, जिला स्तर। फिर मध्य में होगा हमारे पास में मध्य स्तर, हम बात करते हैं मध्य स्तर, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। उच्च स्तर में क्या है, उच्च स्तर कहाँ होगा, जिला में। और ये कहाँ होगा, खंड यानी ब्लॉक। और ये कहाँ होगा, गांव में, ठीक है, एक गांव के अंदर। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जिला स्तर पर, जिला स्तर जो है सबसे उच्च स्तर है। तो यहाँ पर किसका गठन किया गया है, जिला परिषद का, जिला परिषद का गठन किया गया है। फिर यहाँ बात करें तो पंचायत समिति, पंचायत समिति का गठन किया गया है। फिर हम यहाँ बात करें तो ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत का गठन किया गया है, ठीक है दोस्तों, ग्राम पंचायत। उसके बाद हमें ध्यान रखना है कि जिला परिषद में कौन होगा, एक होता है जिला प्रमुख होता है, जिला प्रमुख होता है। उसके बाद में उप जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख होता है। उसके बाद में उसके क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, जिला परिषद के सदस्य होते हैं। उसी प्रकार से पंचायत समिति में एक प्रधान होता है, एक उप प्रधान होता है और बाकी उसके सदस्य होते हैं। उसी प्रकार से पंचायत, ग्राम पंचायत के अंदर एक सरपंच होगा, एक उप सरपंच है और बाकी उसके पंच हैं, ठीक है, जिन्हें वार्ड पंच या पंच भी कहा जाता है, क्लियर दोस्तों। उसके बाद में देखिए दोस्तों, अब हर सेक्टर के अंदर एक राजनीतिक अधिकारी होता है और एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो यहाँ देखिए, ये जो हमारे पास में है ये राजनीतिक अधिकारी है। कौन से अधिकारी है, राजनीतिक अधिकारी हैं, राजनीतिक अधिकारी हैं। इसके साथ हम देखते हैं प्रशासनिक अधिकारी, ठीक है। प्रशासनिक अधिकारी जो यहाँ होगा वो सीईओ होता है, सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ होता है बीडीओ, इसके साथ में, प्रधान के साथ में कौन होता है, बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। और यहाँ पर होता है ग्राम सेक्रेटरी या ग्राम सेवक, ठीक है, ध्यान रखिए, ग्राम सेवक होता है, यहाँ पर होता है ग्राम सेवक, क्लियर दोस्तों। तो ये होते हैं हमारे पास में प्रशासनिक अधिकारी। 243 के अंदर परिभाषा दी गई है, पंचायती राज की परिभाषा। उसके बाद हम देखते हैं 243 ए। तो 243 ए के अंदर आ जाता है हमारे पास में ग्राम सभा, 243 बी में है ग्राम पंचायत और 243 सी में हम देखते हैं पंचायत की संरचना। 243 डी के अंदर हम बात करते हैं
तो डी में हमारे पास में आ जाता है आरक्षण, और 243 ई की बात करें तो इसमें आ जाता है हमारा अवधि योग्यताएं, और 243 जी में हम बात करते हैं तो 243 जी के अंदर आ जाते हैं कार्य। 243 एच में हम बात करते हैं तो यहाँ आ जाते हैं कर संबंधी जो शुल्क लगा सकते हैं। 243 आई में है राज्य वित्त आयोग, और 243 के को ध्यान रखना है जिसमें है राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग। तो देखिए हम इन पर चर्चा करते हैं, ये हमारे पास में इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है जिनके बारे में हमें ध्यान रखना है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं तो ग्राम सभा की बात करें तो ग्राम सभा जो होती है ये एक गांव की होंगे या एक गांवों के, ठीक है, जो उस ग्राम पंचायत के अंदर, जो ग्राम पंचायत के अंदर जो गांव आते हैं उन गांवों के जितने भी मतदाता हैं, उन गांवों के जितने भी वयस्क हैं, 18 वर्ष के आयु के ऊपर हैं, जिन्होंने वोट मतदान कर सकते हैं, वो वयस्कों को मिलाकर के क्या बनती है, ग्राम सभा बनती है। ग्राम सभा को ही पंचायती राज की विधानसभा कहते हैं। ग्राम सभा को ही पंचायती राज की विधानसभा कही जाती है। ग्राम सभा जो है ये पंचायती राज जो व्यवस्था है, पंचायती राज जो है ये राजनीति की प्रथम पाठशाला है। ये जो ग्राम सभा ये क्या है, राजनीति की प्रथम पाठशाला कहलाती है। और ग्राम सभा की वर्ष के अंदर 2 बैठकें आवश्यक होती हैं, 2 बैठकें आवश्यक होती हैं। राजस्थान में वर्ष में 4 बैठकें होती हैं, एक 26 जनवरी के अंदर, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 1 मई और उसके बाद में 2 अक्टूबर। क्लियर दोस्तों, इस प्रकार से ग्राम सभा की वर्ष में 4 बैठकें होती है और उन बैठक की अध्यक्षता सरपंच करता है, गांव का सरपंच करता है। हम देखते हैं ग्राम पंचायत के बारे में। ठीक है, हमारे पास में आती है ग्राम पंचायत। तो देखिए दोस्तों, ग्राम पंचायत गांव स्तर पर होगी, ये सबसे निम्न स्तर की व्यवस्था है। सरपंच, उप सरपंच और पंच होंगे इसके अंदर। ठीक है, और फिर आती है हमारे पास में अब ग्राम पंचायत जो है ये गांव की और गांवों को मिलाकर के हो सकती है। फिर पंचायत समिति आ जाती है। पंचायत समिति, पंचायतों की संरचना की बात यहाँ पे आ जाती है, तो हम उसके बारे में आगे देखें कि 3000 की जनसंख्या पर 3000 की जनसंख्या पर 9 पंच होंगे, 9 पंच होंगे। और जैसे ही 1000 जनसंख्या बढ़ेगी, 1000 जनसंख्या बढ़ेगी तो 2 अतिरिक्त पंच लगाए जाएंगे, अतिरिक्त स्थान बनाए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, कैसे, दोबारा समझिए कि सामान्यतः जहां 3000 की जनसंख्या है या उससे कम जनसंख्या है वहां 9 पंच होंगे, 9 वार्ड बनाए जाएंगे, 9 वार्ड पंच होंगे। उसके बाद में कि 1000 जनसंख्या जैसे ही बढ़ेगी तो 2 पंचों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। इसी प्रकार हम बात करते हैं पंचायत समिति की, तो पंचायत समिति जो होती है ये 1 लाख की जनसंख्या पर होती है। 1 लाख की जनसंख्या पर 15 क्षेत्र होते हैं, यानी 15 सदस्य होंगे इसके। और जैसे ही यहाँ पर 15,000 की जनसंख्या पर, प्रत्येक 15,000 जनसंख्या पर 2 अतिरिक्त सीटें डिसाइड कर देंगे। ठीक है, 2 अतिरिक्त सीटें बढ़ा दी जाएंगी। ये सीटें जो है इसका जो संरचना है हम उसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कि 4 लाख की जनसंख्या पर, 4 लाख की जनसंख्या पर यहाँ 17 सीटें होती हैं। और जैसे ही 1 लाख जनसंख्या बढ़ती है, प्रत्येक 1 लाख जनसंख्या पर 2 अतिरिक्त सीटों का गठन कर दिया जाता है। क्लियर, इस प्रकार से 2-2 सीटें बढ़ाई जाती हैं। यहाँ पर 2 सीटें कब बढ़ेंगी, जैसे 1000 जनसंख्या बढ़ेगी। यहाँ पर 2 सीटें कब बढ़ेंगी, जैसे ही 15,000 जनसंख्या बढ़ जाएगी। यहाँ पर 2 सीटें कब बढ़ेंगी, जैसे 1 लाख जनसंख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हम इसकी बात करें तो पंचायत समितियां जो है हमारे वो कितनी हैं, 33 है। सॉरी, जिला परिषद जो है वो कितनी है, 33 है, क्योंकि 33 जिले हैं हमारे पास में। और अगर हम ब्लॉक की बात करते हैं, पंचायत समितियों की बात करते हैं, तो ये आती है हमारे पास में 295। और ग्राम पंचायतों की अगर हम बात करें तो ये आ जाती है 9892। ठीक है दोस्तों, 9892 ग्राम पंचायतें हैं, 295 पंचायत समितियां हैं और 33 जिला परिषद है। ठीक है,
तो इस प्रकार से इसका संरचना है, इस प्रकार से इसका गठन किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर इनके बारे में। तो यहाँ आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख, प्रधान और उप प्रधान, और यहाँ से उप सरपंच, इन सभी का जो चुनाव होगा ये अप्रत्यक्ष रूप से होगा। इन सभी का चुनाव कैसे होगा? अप्रत्यक्ष रूप से होगा। ये उसमें लिखा गया है, ये संविधान में बात लिखी गई है कि इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा। लेकिन सरपंच के लिए ध्यान रखिएगा, सरपंच के लिए आपने नोट करना है इस बात को कि सरपंच के चुनाव के लिए विधान मंडल, राज्य की विधान मंडल जो व्यवस्था करना चाहे वो कर सकती है, चाहे वो उसे प्रत्यक्ष चुनाव करवाना चाहे, चाहे वो उसका अप्रत्यक्ष चुनाव करवाना चाहे। ठीक है, ये जो अप्रत्यक्ष चुनाव होगा ये किनके द्वारा होगा? ये पंच, जो पंच है वो अपने में से एक उप सरपंच बनाएंगे। ये सदस्य जो है वो अपने में से एक को प्रधान और एक को उप प्रधान बनाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से जो ये जिला परिषद के सदस्य हैं ये अपने में से एक जिला प्रमुख बनाएंगे और एक उप जिला प्रमुख बनाएंगे। क्लियर दोस्तों? तो ये जो मैंने घेरा लगाया है ये सब लोग कैसे होंगे? अप्रत्यक्ष रूप से होंगे। और सरपंच के बारे में ध्यान रखिएगा, सरपंच के बारे में जरूरी नहीं है कि ये प्रत्यक्ष हो, ये विधानमंडल पर डिपेंड करेगा कि वो कैसे इसका चुनाव करवाना चाहती है। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है, जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है, उन राज्यों के अंदर 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों में मध्य स्तर होना अनिवार्य नहीं है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि क्या त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तीनों स्तर अनिवार्य हैं? क्या ये तीनों स्तर होने आवश्यक हैं? तो नहीं, ये तीनों स्तर होने आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि 20 लाख की जनसंख्या से कम जनसंख्या वाले राज्यों में पंचायत समिति का होना आवश्यक नहीं है। इसी प्रकार से अगर कह दिया जाए कि सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होना अनिवार्य है, तो नहीं, ये भी अनिवार्य नहीं है। ये भी किस पर डिपेंड करता है? उस राज्य के विधान मंडल पर डिपेंड करता है। क्लियर दोस्तों? ये दो बातें इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखिए जरा, अब हम इसके त्याग पत्र की बात कर लेते हैं। एक त्याग पत्र के लिए काफी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। त्याग पत्र, तो त्याग पत्र जब देखिए दोस्तों, सरपंच, उप सरपंच और पंच, ये तीनों के तीनों जो अपना त्याग पत्र देंगे, ये किसको देंगे? बीडीओ को देते हैं। ये तीनों के तीनों अपना त्याग पत्र देंगे तो बीडीओ को देंगे। और जो प्रधान, उप प्रधान और सदस्य हैं, जो प्रधान, उप प्रधान और सदस्य हैं, ये अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? प्रधान को देते हैं। ये अपना त्याग पत्र प्रधान को देते हैं। जबकि प्रधान अपना त्याग पत्र किसे देता है? जिला प्रमुख को। किसे देता है? जिला प्रमुख को देता है। और इसी प्रकार से इसके सदस्य और उप जिला प्रमुख भी किसको अपना त्याग पत्र देते हैं? जिला प्रमुख को अपना त्याग पत्र देते हैं। जबकि जिला प्रमुख जो है ये अपना त्याग पत्र किसको देता है? संभागीय आयुक्त को। संभागीय आयुक्त जो होता है, संभागीय आयुक्त को ये अपना त्याग पत्र देता है। ठीक है दोस्तों, तो जिला प्रमुख किसे देगा? संभागीय आयुक्त को। और प्रधान जिला परिषद का सदस्य है और उप जिला प्रमुख, ये तीनों के तीनों किसको देंगे? जिला प्रमुख को अपना त्याग पत्र देते हैं। इसी प्रकार यहाँ हम बात करें तो यहाँ इसको त्याग पत्र देने वाले केवल दो ही बंदे हैं। कौन कौन? उप प्रधान देता है और सदस्य देते हैं। जबकि सरपंच को त्याग पत्र देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि सरपंच, उप सरपंच और पंच तीनों के तीनों किसको त्याग पत्र देते हैं? बीडीओ को देते हैं। क्लियर दोस्तों? ये त्याग पत्र की व्यवस्था और इनके चुनाव की व्यवस्था दोनों को अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। उसके बाद में आगे देखिए जरा, अब हम बात करते हैं इनमें आरक्षण की बात करते हैं। तो SC ST को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया गया है। पहली बात रखिएगा, SC ST को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया गया है। और महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया था। 1/3 आरक्षण दिया गया था, जिसे बढ़ाकर के 1/2 कर दिया गया है। जिसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 1/2। 1/3 का मतलब होता है 33% आरक्षण। तो 33% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 50% आरक्षण बढ़ा दिया गया। क्लियर दोस्तों? इसके लिए 110वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था। 110वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था। क्लियर? तो इसे ध्यान रखिएगा, 110वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था। तो
33% बढ़ाकर कितना कर दिया, 50% कर दिया गया। और ओबीसी को आरक्षण देने के संबंध में जो जिम्मेदारी दी गई है वो राज्य विधानमंडल को दी गई है। ओबीसी को जो आरक्षण दिया जाएगा वो राज्य विधानमंडल के आधार पर दिया जाएगा, उस जो डिसाइड करेगी उसी आधार पर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए जरा दोस्तों अवधि की बात करते हैं। अवधि में साफ तौर पर लिखा गया है कि 5 वर्ष इसका कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष इसका कार्यकाल होगा। पहले इसका कार्यकाल डिसाइड नहीं था क्योंकि 1992 में ये लागू होता है, 93 में लागू होता है। उससे पहले राजस्थान में भी थी, आंध्र प्रदेश में भी पंचायतें थी, तो वो समय से पहले उसको भंग कर देते थे और समय पर चुनाव भी नहीं होते थे। तो ध्यान रखिएगा बकायदा 243E में बकायदा ये लिखा गया है कि यदि कोई पद रिक्त होता है तो उसका जो चुनाव है वो 6 माह के अंदर करवाना आवश्यक है, 6 माह के भीतर उसके चुनाव होने आवश्यक हैं। तभी तो आज का हम देखते हैं कि लोग इसमें रुचि दिखा रहे हैं, अन्यथा अगर उसी प्रकार का सिस्टम होता कि कभी भंग कर देते, कभी इसके चुनाव करवा लेते, कभी नहीं करवाते, तो कोई भी इसमें रुचि नहीं लेता था। ठीक है दोस्तों, तो जिस प्रकार से राष्ट्रपति का पद खाली होने पर 6 माह के भीतर चुनाव होने आवश्यक है, उसी प्रकार से चाहे वो पंच ही क्यों नहीं है, चाहे सरपंच ही क्यों नहीं है, उसका पद खाली होने पर उसका 6 माह के अंदर क्या होना चाहिए, चुनाव होने आवश्यक है। तो क्या इससे क्या मिलती है, उनको समानता मिलती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं योग्यता की। योग्यता की अगर हम बात करते हैं तो केवल उसमें एक ही योग्यता लिखी गई है संविधान के अंदर कि उम्मीदवार की आयु क्या हो, 21 वर्ष हो। ठीक है, 21 वर्ष, कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। शेष सभी योग्यताएं जो हैं वो राज्य विधानमंडल पर छोड़ी गई हैं कि आप जो डिसाइड करेंगे वो आपके लिए है। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान पहला राज्य है जिसने 2 बच्चों से अधिक संतान, 2 बच्चों के अधिक संतान जिसके पास में है वो सरपंच या किसी भी उम्मीदवार पद के लिए खड़ा नहीं हो सकता। इस कानून को लाने वाला राजस्थान पहला राज्य है। क्लियर दोस्तों, तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो एक ही योग्यता संविधान में लिखी गई है, बाकी सभी योग्यताएं विधानमंडल को दी गई हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कार्य की बात करें तो देखिए जरा 29 विषय दिए गए हैं इनको कार्य करने के लिए, 29 विषय दिए गए हैं। लेकिन अब 29 में से कितने विषय पंचायती राज को देने हैं, पंचायती राज संस्थाओं को देने हैं, ये किस पर डिपेंड करता है, राज्य विधानमंडल पर डिपेंड करता है। ये किस पर डिपेंड करेगा, राज्य विधानमंडल पर डिपेंड करता है कि वो इनको कितने विषय देना चाहती है, वो कितने विषयों पर इनको काम करवाती है। ठीक है, राजस्थान की विधानमंडल की अगर हम बात करें तो पहले 18 विषय दिए गए थे पंचायतों को। ठीक है, वो जो 18 विषय हैं वो 18 विषय नगर पालिकाओं को दिए गए हैं, नगर पालिकाओं को 18 विषय और पंचायतों को 29 विषय दिए गए। 29 विषय मतलब बनाए गए कि ये 29 विषय हैं। अब उनमें से कितनों पे काम करवाना है वो राज्य विधानमंडल देखेगी, तो वो अब वर्तमान में 23 विषयों पर काम करती है। राजस्थान की जो पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज संस्थाएं हैं, वो 23 विषयों पर काम करती है। और इसमें जो 29 विषयों पर काम करवाने की बात लिखी गई है ये अनुसूची 11 में दिए गए हैं। ध्यान रखिएगा, वो 29 विषय है, ये किन पर काम कर सकती है, ये 29 विषय कहाँ दिए गए हैं, 11वीं अनुसूची में दिए गए हैं। 11वीं अनुसूची में सभी के सभी विषय दिए गए हैं। उनमें से हाल फिलहाल वर्तमान राजस्थान की पंचायती संस्थाएं 23 विषयों पर कार्य कर रही हैं। क्लियर दोस्तों, उसके बाद में इनको कर लगाने का भी अधिकार है। ठीक है, ये कर प्राप्तियां भी कर सकते हैं। कौन, पंचायती राज व्यवस्था जो है ये कर भी प्राप्त कर सकती है। फिर इसके लिए एक अलग से राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। राज्य वित्त आयोग का गठन करता है कौन, राज्यपाल करता है। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करता है। जिस प्रकार से हम देखते हैं अनुच्छेद 280 के तहत जो पूरे भारत का वित्त आयोग है, उस वित्त आयोग का गठन जो है वो राष्ट्रपति करता है। उसी प्रकार से, लेकिन वो जो वित्त आयोग है वो केवल राज्यों के और केंद्र के बारे में देखता है, लेकिन इन पंचायतों के बारे में कहां से वित्त के बारे में बात आएगी, तो उसके लिए क्या किया गया है, राज्य वित्त आयोग बनाया गया जो पंचायतों के कर और राज्य संचित निधि से, राज्य की संचित निधि जो है उसमें इनका कितना हिस्सा है, पंचायतों का कितना हिस्सा है, उसका निर्धारण करता है। देखिए दोस्तों, राज्य वित्त आयोग जो है, राज्य वित्त आयोग ये क्या करता है कि इनके लिए
जो वेतन वगैरह है उन सब का डिसाइड करेगा, इनके लिए अनुदान जो है इकट्ठा करेगा, और इसके अलावा राज्य संचित निधि के अंदर इनका कितना हिस्सा बनता है वो हिस्से का निर्धारण करेगा। इसके अलावा राज्यपाल द्वारा सौंपे गए कार्य करेगा कौन? राज्य वित्त आयोग। तो हम देख चुके हैं कि वर्तमान में हमारे पास में 5 वित्त आयोग हो चुके हैं। 5 वित्त आयोग, देखिए 1995 में पहला वित्त आयोग बनाया गया था, और वर्तमान में डॉक्टर ज्योति किरण के नेतृत्व में 5वां वित्त आयोग कार्यरत है। हालांकि ज्योति किरण का जो कार्यकाल था वो 31 मार्च 2020 को पूरा होने जा रहा था, परंतु कोरोना के चक्कर में इसका कार्यकाल जो है वो बढ़ाया गया है। अभी तक 5वां ही वित्त आयोग चल रहा है, 6ठे वित्त आयोग का गठन नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं राज्य निर्वाचन आयोग की। तो राज्य निर्वाचन आयोग जो है ये क्या करेगा? अब ये इनका निर्वाचन करेगा, सिर्फ पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं के निर्वाचन करता है और मतदान सूचियों का तय करता है। ठीक है, मतदान सूचियों का निर्माण करता है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो राज्य निर्वाचन आयोग है तो इसके अंदर केवल एक ही सदस्य है, यानी ये एक सदस्यीय आयोग है, एक सदस्यीय आयोग है, एक सदस्यीय आयोग है। इसमें केवल राज्य का चुनाव आयुक्त होता है, चुनाव या निर्वाचन आयुक्त होता है, जिसे निर्वाचन आयुक्त कहते हैं, निर्वाचन आयुक्त होता है। और निर्वाचन आयुक्त की जो कार्यकाल होता है, इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है, या फिर 65 वर्ष की आयु, 65 वर्ष की आयु इसकी सेवानिवृत्ति होती है। 65 वर्ष की आयु इसकी सेवानिवृत्ति होती है, और या फिर इसका सामान्यतः कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। वर्तमान के अंदर जो है वो है प्रेम सिंह मेहता, जो है श्री प्रेम सिंह मेहता, ध्यान रखिएगा, प्रेम सिंह मेहता जो है वर्तमान में चुनाव आयुक्त है। राजस्थान के चुनाव आयुक्त प्रेम सिंह मेहता है, जो 3 जुलाई 2017 से अपने पद पर हैं। 3 जुलाई 2017 से अपने पद पर हैं। तो ये सामान्यतः अपने 5 वर्ष कार्यकाल पूरा करके ही जाएंगे, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो ये हमारे पास में राज्य। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार से आप मेरे साथ में बने रहें, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और जो भी बात आपको समझ में ना आए उसे समझें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर अवश्य करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।